नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस उत्तराखंड में। एक बार फिर से मैं आपके बीच में लेकर आया वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पर प्रवक्ता यानी लेक्चर्स के लिए यहाँ पर आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर विज्ञापन की प्रकाशन तिथि जो है 12/10/2020 से यहाँ पर फॉर्म प्रकाशन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, और इसकी अंतिम तिथि जो है ये 1/11/2020 तक है। ठीक है। और आवेदन शुल्क आपको यहाँ पर जो है 1/11/2020 तक ही यहाँ पर जमा कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे जो स्व हस्ताक्षरित प्रिंट आउट की 7 शाखावार या विषयवार, ठीक है, पृथक पृथक समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अभिलेख जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16/11/2020 तक आप यहाँ पर अपने जो भी आपने यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, मतलब यानी सेल्फ अटेस्टेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उनके प्रिंट आउट्स आपने यहाँ पर भेजने हैं। वो आपने कब तक भेजने हैं? 16/11/2020 तक भेजने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है। प्रवक्ता पद के लिए लेक्चर के लिए यहाँ पर पोस्ट आवेदन हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सक्सेस उत्तराखंड पर अपडेट रहें, डेली अपडेट रहें। इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सारी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके और पूरी जानकारी के साथ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। ओके दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर इसकी। अब देखते हैं कि इस पे महत्वपूर्ण निर्देश कुछ दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस विज्ञापन के लिए, प्रवक्ता पद के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनका आपको पालन करना ही करना है। ठीक है दोस्तों, पहली चीज इसमें लिखी हुई है कि अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण से संबंधित धारित सभी श्रेणी उप श्रेणी का अंकन आवेदन पत्र में अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास किसी प्रकार का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज आरक्षण है तो आपने इसको यहाँ पे, या कोई श्रेणी उप श्रेणी, ठीक है, SC ST OBC, अगर आपका कोई भी सब कास्ट है तो आप इसमें आवेदन पत्र में उसे अंकित जरूर करें। ठीक है, आप उसमें अंकित जरूर करें। ठीक है, और उसे अपलोड जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपका कोई भी यहाँ पर आरक्षण वगैरह है, ठीक है, और आपने अगर उसे अंकित नहीं किया हुआ है तो वो किसी भी प्रकार से मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, जो आपने भर दिया वो भर दिया। ठीक है। ठीक है, और आरक्षण और विषय प्रमाण पत्र जो है आपका पास, वो आपको कम से कम परीक्षा की तिथि यानी आवेदन की अंतिम तिथि है तब तक के लिए आपके पास होना चाहिए, धारित होनी चाहिए आप उस चीज़ के लिए। ठीक है, एलिजिबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने लिखा हुआ है वो है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 1/11/2020 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं के लिए धारित हो। यानी आपकी इसमें जो भी आवेदन यहाँ पे मांगा गया है, आप क्या है, आप जो विज्ञापन की जो अंतिम तिथि है तब तक के लिए आपके पास वो चीज़ आनी चाहिए। यानी अगर आपके बीएड वगैरह अगर आपका चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो बीएड का अंतिम रिजल्ट 1/11/2020 तक आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नहीं आता है तो आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। ठीक है, मतलब उसके लिए अर्ह नहीं माने जाओगे आप। ठीक है, फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, बाकी ये मार्कशीट, रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको घोषित होने की तिथि, ठीक है, यह तिथि मानी जाएगी। अंक पत्र निर्गत होने की तिथि, ठीक है, हो अर्थात जो आपके रिजल्ट डिक्लेरेशन की तिथि होगी वो आपके अंक मार्कशीट की इश्यूइंग डेट भी होगी। ठीक है, अतः अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की शैक्षिक अर्हता क्वालिफिकेशन जो आपकी डिटेल है यहाँ पर, ठीक है, वो संबंध अंक पत्र निर्गत होने की तिथि उसमें अंकित होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वालिफिकेशन डेटा अगर आपसे मांगता है तो आपके पास की डेट होनी चाहिए, यानी आपके पास रिजल्ट आपका कंप्लीटली होना चाहिए। ठीक है, विज्ञापन के यानी इसमें अपेयरिंग नहीं मांग रहा है। ठीक है, अगर अपेयरिंग नहीं मांग रहा है यानी आपका रिजल्ट पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसी के बाद आप इसको भर सकते हो। ठीक है, विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। अगर विज्ञापन में देखा जाता है कि आपकी जो अर्हताएं हैं वो पूरी नहीं है, ठीक है, पूरी तरीके से आपने नहीं भरा हुआ है, तो आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्या भली भांति अध्ययन कर लें, उसी के बाद ही यहाँ पर फॉर्म भरें। ठीक है, तभी आपका अपूर्ण जो आवेदन होगा, यानी आवेदन अगर कंप्लीट नहीं है तो आपका वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, निरस्त मान दिया जाएगा। ठीक, ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, शिक्षा शास्त्री, LT अधिमानी, कोई भी अगर आपके पास इनमें जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। सभी सारे कागज प्रमाण सर्टिफिकेट जो आपके पास हैं वो सब आपने यहाँ पर
अपलोड करने हैं, ठीक है, वो अपलोड करना जरूरी है। अगर आप अपलोड नहीं करोगे तो आपको वो निरस्त माना जाएगा, ठीक है। यदि अपलोड संबंधित प्रमाण पत्र अगर अपलोड नहीं किया जाता है तो प्रश्नगत सापेक्ष आरक्षण संबंधी कोई भी लाभ अनुमान्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। दूसरा, फर्जी प्रमाण पत्र अगर आप यूज करते हो तो आपको यहाँ पे 5 साल के लिए प्रतिवारित किया जाएगा। आप 5 साल तक इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है, किसी भी इसमें अगर आपने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं इसमें, या तो शैक्षिक योग्यता लगाया हो, आयु का लगा, अनुभव या आरक्षण किसी प्रकार का लगाया हो, तो वो आपका अधिमान्य नहीं माना जाएगा और उल्टा आपको यहाँ पर आपको 5 साल की यहाँ पर सजा मिल सकती है, ठीक है, पनिशमेंट मिल सकती है। इसलिए फर्जी सर्टिफिकेट ना लगाएं, ठीक है। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन की कई गई पुष्टियां अर्हता, आरक्षण से संबंधित उप श्रेणी, शाखा, आयु, परीक्षा केंद्र इत्यादि किसी प्रकार के संशोधन में अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। छठी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस, ये चीज़ याद रखना कि अगर आपने कोई भी पॉइंट यहाँ पर गलत भर दिया, यानी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, वो आपने गलत भर दी, या आपकी श्रेणी यानी कैटेगरी आपने अगर गलत भर दी, वो विषय कोई भी सब्जेक्ट आपने गलत भर दिया, शाखा, आयु, एज और एग्जाम सेंटर अगर आपने गलत भर दिया, तो अगर उसके बाद उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी हाल में, ठीक है। बाकी अगला है प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन शुल्क यहाँ पर जमा गया। अगर आपने क्वेश्चन एग्जाम के लिए अगर आप फीस जमा कर रहे हो तो वो सारी ऑनलाइन ही फीस जमा होगी, ठीक है। किसी भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किसी भी माध्यम से आप यहाँ पर फीस जमा कर सकते हो, ठीक है। शुल्क अगर कम जमा करते हो तो अगर आप शुल्क को पूरा जमा नहीं कर पाते हो, कम शुल्क जमा करते हो तो आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा, ठीक है। 8वां निर्देश जो इनका है, अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा में विषयों में आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी केवल सामान्य शाखा और महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं में हेतु आवेदन कर सकती है, ठीक है। यानी पुरुष जो है केवल सामान्य शाखा में आवेदन कर सकता है, ठीक है, और महिला एवं सामान्य शाखा दोनों में आवेदन कर सकती है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में ही शाखा संबंधी विषयों का उल्लेख किया गया है, आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे नीचे। एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करने की दशा में प्रत्येक विषय में निर्धारित शुल्क और प्रोसेस शुल्क पृथक पृथक जमा करना होगा, ठीक है। याद रखना, फॉर्म तो आप एक ही भर सकते हो, आवेदन आपने एक ही बार करना है, परंतु अलग जिस सब्जेक्ट अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट का भरना चाहते हो तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको पृथक पृथक फीस यानी अलग अलग फीस जमा यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। उदाहरण के लिए यदि जैसे सामान्य श्रेणी में महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी के लिए अगर 150 रुपये शुल्क जमा कर रही है और इंग्लिश के लिए 150 रुपये है, तो दोनों विषय के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले दोनों शाखाओं यानी दोनों की फीस ऐड हो जाएगी, ठीक है। यानी 150 आपकी हिंदी के और 150 आपके इंग्लिश के, दोनों के शुल्क जमा होगी, यानी आपको 300 रुपये फीस यहाँ पर जमा करनी है, ठीक है। अगर महिला शाखा में भी अगर महिला जैसे यहाँ पर पुरुष की रहता है वो सिर्फ सामान्य शाखा को भर सकता है, अगर महिला दोनों में भर सकती है तो सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों में अगर भरती है तो बस सामान्य शाखा की भी 150 रुपये, ठीक है, और महिला शाखा की भी 150 रुपये, तो यानी 300 और 300 यानी 600 रुपये उसको यहाँ पर फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक शाखा के लिए आपको फीस यहाँ पर अलग अलग जमा करनी है, ठीक है, याद रखना आप। 9वां जो है, एक अभ्यर्थी के नाम एक से अधिक ऑनलाइन फॉर्म कदापि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपका एक ही नाम से अगर एक से अधिक फॉर्म है तो वो वहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा पाया जाता है तो इस प्रकार संबंधित उसका फॉर्म क्या होगा, निरस्त माना जाएगा, अगर वो एक ही नाम से 2 या 2 से अधिक फॉर्म भरता है, ठीक है। अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में से एक से अधिक विषयों का आवेदन कर सकता है, परंतु अलग अलग फॉर्म नहीं भर सकता। याद रखना, एक ही फॉर्म में आपने सब कुछ भरना है, ठीक है। आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए भर सकते हो, बट फीस आपको अलग अलग की लगानी पड़ेगी, बट आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। यानी आप एक सब्जेक्ट में 4-5 सब्जेक्ट भर सकते हो, 10 सब्जेक्ट भी भर सकते हो, परंतु 10 सब्जेक्ट के लिए 10 आवेदन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना, आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा, ठीक है। यदि अधिक विषयों के लिए तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ विषय संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र जो परिशिष्ट 4 में मैंने बताया आपको, ठीक है, संलग्न कर जमा किया जाना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी ऑनलाइन पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में प्रिंट आउट यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट अगर नहीं लगाता है, ठीक है, निर्धारित तो जमा नहीं करता है, तो उसका फॉर्म वहाँ पर निरस्त माना जाएगा। यानी आपने प्रिंट आउट भी 16/11/2020 तक आपको यहाँ पर जमा करना है, अगर नहीं किया जाएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पर निरस्त माना जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि नियत समय पर ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से भरा हुआ होना चाहिए और आवेदन शुल्क जमा होना चाहिए। उसी के पश्चात उसकी जो
प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, यानी आपके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपका पूरा होना चाहिए और आवेदन शुल्क जमा भी आपका होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म पूरा माना जाएगा। ठीक है। 11 उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2020 संगत सेवा नियमावली के अनुसार विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के आधार पर किया जाएगा। नहीं, आपके पास ऑप्शनल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आएगा, आपने ऑप्शनल यहाँ पर यानी एमसीक्यूज आपके पास आने वाले हैं, एमसीक्यू आपने यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, सही आंसर दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है। ठीक है, अब प्रश्न यानी प्रश्न पेपर को चुनाव करने के लिए आपको लिखित परीक्षा में जो आयोजित की जाएगी, तो जिसका पाठ्यक्रम जो है परिशिष्ट 1 में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरे इसमें है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप अपडेट रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो परीक्षा योजना हेतु नगरों की सूची भी यहाँ पर दी गई है, परिशिष्ट 2 में दिया गया है, उसका भी हम यहाँ पर अगली वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्नगत परीक्षा श्रेणीवार उप श्रेणीवार लिखित परीक्षा में निम्न अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख भी परिशिष्ट 3 में किया गया, उसका भी हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे, उस भी हम यहाँ पे वीडियो देखेंगे, उसका भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आप मेरे चैनल में अपडेट रहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों संबंधित श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकाई अंक प्राप्त करने की पूर्णता सूची हेतु विचारित किया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा ऑप्शनल वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित किए जाने पर अभ्यर्थी परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पृथक के आयोग की वेबसाइट यानी दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। ठीक है, यानी इसकी जो लिखित परीक्षा की डेट है वो आपको यहाँ पर यानी ये तो या तो यूकेएससी की आपकी वेबसाइट पर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और या तो आप क्या करोगे, कोई भी समाचार पत्र है यानी न्यूज़पेपर पर आपका यहाँ पर अपडेट दिया जाएगा कि आपका पेपर कब होना है। ठीक है, वैसे हम आपको वीडियो में बता देंगे, आप हमारे वीडियो के साथ अपडेट रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हम आपको बता देंगे एग्जाम कब है आपका। ठीक है, विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार से पूर्व अभ्यर्थियों ऑनलाइन में किए गए दावों की पुष्टि ऑनलाइन आवेदन यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रिंट आउट के साथ एक से अधिक विषयों हेतु आवेदन की दशा में शाखावार विषयवार पृथक पता ऑनलाइन पत्र प्रिंट आउट कर समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता अधिमान्य अर्हता आरक्षण स्थायी निवास विभागीय अनुपत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, परिशिष्ट 4 में उल्लिखित अनुसार स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अभिलेखों की छाया प्रति आयोग कार्यालय में विज्ञापन नए निर्धारित करना जमा करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख निर्धारित तिथि समय तक प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो आयोग द्वारा उसका जो अभ्यर्थी की अर्हता पर विचार नहीं किया जाएगा और डाक विभाग किसी भी देरी के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर आपका पोस्ट ऑफिस से अगर आपका कागज़ वहाँ पर लेट में पहुँचता है तो उसके लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, यानी स्पीड इसके लिए आप स्पीड पोस्ट करते हो ताकि आपका फॉर्म वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच जाए, और फॉर्म भी आप जल्दी भरिए ताकि आपका फॉर्म वहाँ पर जल्दी से पहुँच जाए। ठीक है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावी समस्त अभिलेखों के स्वहस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वहस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड प्रति आयोग के कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाए करना होगा। ठीक है, और अवश्य अवलोकन करें। ठीक है, एक से अधिक शाखा विषय आवेदन ऑनलाइन प्रिंट आउट आवेदन में किए गए दावे के सापेक्ष समस्त अभिलेख जो स्वहस्ताक्षरित शाखावार विषयवार हेतु अलग अलग लिफाफों में रखकर सचिव लोक सेवा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट कॉरियर अथवा आयोग कार्य दिवस में उपस्थित होकर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करें। ठीक है, यानी इसमें एक चीज़ आप याद रखना कि जो आप फॉर्म भरोगे, अगर आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हो, यहाँ पर एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग लिफाफों में आपको जो सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं वो सब आपको अलग अलग लिफाफों में रखकर पोस्ट करना है। ठीक है, एक ही लिफाफे में सब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, यानी सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं चलेगा, आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 के लिए आपको 2 लिफाफे बनाने पड़ेंगे, दोनों लिफाफों में आपको सभी की प्रिंट आउट वहाँ पर आपको भेजने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी रिक्तियां पद जो है वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। आप मेरी वीडियो में अपडेट रहिए ताकि मैं आपको आप यहाँ से पूरी जानकारी ले सको। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों।